दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसा मामला सामने आया। वारदात मुंबई की मीरा रोड इलाके में 56 साल के आरोपी ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर का मर्डर कर आरी से शव के टुकड़े कर दिए। इसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़े कुकर में उबाल दिए और उबला हुआ मांस कुत्तों को खिलाया। पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारे हैवान का नाम मनोज साने है, जो पिछले 3 साल से सरस्वती वैद्य नाम की महिला के साथ मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रह रहा था। एक 7वें फ्लोर से फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट से किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज सानिया और सरस्वती वैद्य करके ये जो कपल था, जो लिव इन रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था। फ्लैट से कुछ दिन से बदबू आ रही थी, जिससे पड़ोसी परेशान हो गए और 7 मई बुधवार को पुलिस को सूचना दी। पुलिस घर में दाखिल हुई थी तो काफी बदबू आ रही थी। पुलिस ने तलाशी ली तो शव के टुकड़ों को देखकर पुलिस हैरान रह गई। ये टुकड़े सड़ चुके थे, जिन्हें देखकर अनुमान है कि मर्डर 3-4 दिन पहले किया गया था। पुलिस को सरस्वती की बॉडी का पैर और कुछ 12-13 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए। बाकी बॉडी के टुकड़े वो कुत्तों को खिलाकर और ठिकाने लगा चुका था। मीडिया रिपोर्ट में शव के 100 से ज्यादा टुकड़े करने की खबर सामने आई। पड़ताल में सामने आया कि मनोज और सरस्वती के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद मनोज ने महिला की हत्या कर उसके शरीर को कटर से काट दिया। वहां सबूत छिपाने के लिए इस कुकृत्य को अंजाम दिया। सोसाइटी के रहवासियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते देखा गया। इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसा करते कभी नहीं देखा गया था। बहरहाल हत्यारे से गहन पूछताछ में जुटी पुलिस वारदात में अहम खुलासों की भी कर रही है उम्मीद। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे हम एक ऐसी घटना की जो दिल दहला देने वाली। हम राक्षसों के बारे में सुना करते हैं, हम बहुत सारे किस्से कहानियां ऐसे सुनते थे किस तरह से राक्षस, इस तरह के ये घटनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानियत में भी राक्षस हैं। बेशक एक कल्पना के जरिए हम सोचते हैं कि बड़े बाल, बड़े दांत, एक विशाल और एक विकराल रूप धारण करे हुए जो शरीर हो वही राक्षस, लेकिन ऐसा नहीं है। राक्षसपन नियत और बहुत सारे आपके गुणों में देखा जा सकता है। हमें बात कर रहे हैं मुंबई की, जहां पे एक बार फिर एक इसी तरह की एक विभत्स घटना सामने आई है, जिसमें एक लिव इन में रह रहे एक जोड़े में एक पुरुष ने अपनी महिला मित्र की इस तरह से हत्या की है कि उनके टुकड़े करके और बॉईल करके ग्राइंडर से चला कर उन्हें पीस करके कुत्तों को खिला दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 100 टुकड़े, लेकिन पुलिस के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है 12-13 टुकड़े अभी उनके मिले हैं। बदबू आई, तब मोहल्ले के लोगों ने या फ्लैट के लोगों ने कहा कि बदबू आ रही है। वहां जाके देखा तो पुलिस भी दंग रह गई। खैर, बड़ा सवाल यह है कि सरदा वालकर का जो घटनाक्रम था वो अभी शांत भी नहीं हुआ। फिर एक इस तरह की घटना सामने आ गई। इससे पहले एक दिल्ली में लिव इन में रह रहे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, मैरिज के दिन लिव इन पार्टनर को मार के फ्रीज में अपने ढाबे में रख दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं। खैर, लेकिन वजह क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं? क्या कोई खोट है ऐसे सिस्टम में जिसकी वजह से घटना हो रही है? कोई तो ऐसा है जिसकी जड़ तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं। ममता शेखावत जी हमारे साथ समाजशास्त्री हैं। डॉक्टर अनीता गौतम जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैं शेखावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको इस तरह की घटनाएं? क्योंकि श्रद्धा वाले केस में भी जो आरोपी था पकड़ा गया, कबूलनामा हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में शायद ये बात रही होगी लोगों के दिमाग में, क्योंकि हमारे यहाँ घटनाएं, फैसले एक नजीर के रूप में होते हैं, लोग उदाहरण देते हैं, उससे एक मैसेज भी जाता है कि आप कितना भी कुछ घिनौना कृत्य करेंगे, आप सोचेंगे सबूत मिटा देंगे, लेकिन कानून का शिकंजा आपको कहीं न कहीं से खींच के लेके आ जाएगा। फिर इस तरह का एक केस, इसी तरह के कई केस सामने आते हैं। क्यों बढ़ती इस तरह की घटनाएं? लिव इन क्या एक धोखा है? योगेंद्र जी, जो समाज में आधुनिकीकरण लगातार जो बढ़ता जा रहा है, ये उसके दुष्परिणाम है। जहाँ पहले संयुक्त परिवार रहा करते थे, अब धीरे धीरे एकल परिवार हो गए और इतना समय अभिभावकों को नहीं है कि वो अपने बच्चों को देख सकें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं और वो किस तरह के वातावरण में जी रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होता था, दादा होते थे, दादी होती थी, नाना नानी भी होते थे, घर में मौसी बुआ सब होते थे, तो बच्चों के बारे में एक निगाह होती थी, कब वो रात को लेट आ रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटी है, किस तरह की उनमें एबनॉर्मलिटी है, किस तरह का खान पान वो खा रहे हैं, किस तरह के उनमें किस तरह के हाव भाव है, किस तरह का उनका मूवमेंट चल रहा है, सब पर वो बुजुर्ग लोग थे, ध्यान रखते थे। अब अभिभावक है, वो उनके लिए एक समस्या ये है कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में उनके लिए कमाई भी आवश्यक है, महंगाई भी बढ़ी हुई है, तो घर के खर्चे कमाना भी आवश्यक है, तो उनका ध्यान तो उधर रहता है जी। दोनों पति पत्नी कमाते हैं और उस स्थिति के अंदर जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर इस तरह की हिंसक जो अभी हमारे देख रहे हैं हम, जिस तरह का वातावरण चल रहा है टीवी पे, मोबाइल में, इंटरनेट पर, एक हिंसा का जो वातावरण है, पौर्ण वातावरण है, वो जो चल रहा है, जिसके प्रति लोग, जिसको आधुनिकीकरण कह रहे हैं, उस आधुनिकीकरण के प्रति जो मोह पैदा होके बच्चे धीरे धीरे उस रास्ते में जा रहे हैं। तो आप इस मामले में भी देखिए कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 20 साल का डिफरेंस है, जो कि एक सामान्यता पति पत्नी के बीच में इतना डिफरेंस होना नहीं चाहिए, परंतु वो आधुनिकीकरण की दौड़ में वो सब अंधे हो जाते हैं और उस तरह की जो आपने देखा कि किस तरह से वो लिव इन रिलेशन में चले गई बिना कुछ पूरा भरोसा किए कि किस तरह का आदमी है, क्या कर सकता है, उसमें किस तरह की मनोवृत्तियाँ हैं और उन मनोवृत्तियों के आगे परिणाम क्या हो सकते हैं, उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो उसके साथ रहने लग गई। तो इसी के कारण से
अपराध हुआ, अब उस अपराध से बचने के लिए जो आजकल ये नए नए आपके सीरियल आ रहे हैं, उन सीरियलों में जैसे बताया जाता है कि अपराध होने के बाद कैसे कैसे बचना चाहिए, कई आपके इस तरह के नोवेल्स आने लग गए, उनको लोग पढ़ते हैं, तो ये इस तरह की घटनाओं को फिर अंजाम देते देखो केस भी था उसी तरह से श्रद्धा वाले में भी कि खून के धब्बे कैसे हटाए जाएंगे, कैसे उसको मारा जाएगा, ये काटा सब जाएगा, चीजें सारी फिर वो चीजें आज के जो या एक बात और हमारे यहाँ पे देखिए, मैच्योर कोई भी बच्चा बच्ची होता है तो वो फ्री है कि वो किसी के साथ भी रहना चाहे, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। इस वजह से एक तरह से लीगल कह सकते हैं कि लिव इन को, चाहे बेशक हमारा कल्चर लीगल नहीं है ये आप मतलब उसको आप सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बना दिया, सामाजिक तौर पे हम नहीं है, सामाजिक तौर पे तो हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से इस वजह से क्योंकि दो महिलाओं को उनका अधिकार वो दिया हुआ है कि अगर उसको कोई जरूरत मैच्योर है तो वो ना गुजारा भत्ता उससे ले सकती है, बस ये है, उसको लीगलाइज कहीं नहीं किया। लिव इन में रहने की भी जो बात आ रही है वो लीगलाइज इस वजह से किया हुआ है कि दो मैच्योर पर्सन, महिला पुरुष अगर साथ रहना चाहें तो उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। एक केस में ये भी सामने आया था कि 10 साल बाद में लिव इन में रहने के बाद में कहा कि साहब अब ये तो घरेलू हिंसा, कि आपके साथ घरेलू हिंसा कैसे 10 साल से आप रह रहे हो साथ में, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। अनिता जी क्या पश्चिमी जो है ना संस्कृति उसको अडॉप्ट तो कर ली, लेकिन अधकचरे हैं, मैं तो हम क्या है कि हमारी जो मूल संस्कृति है उसके हिसाब से चल रहे हैं ना, अभी हम पश्चिमी संस्कृति का पूरा अनुसरण कर पा रहे हैं, तो हम इसके बीच में हैं, तो बीच में है तो इस तरह की घटनाएं आती है तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं कि भाई ये क्या अनिता जी क्या लगता है आपको किस तरह के केसेस जो होते हैं, एक हैवानियत इस तरह से सिर चढ़ करके बोले कि जो हम कहें कि एक राक्षसी प्रवृत्ति में आदमी उतर जाता है, जिसके साथ में एक भरोसे के साथ में आप जीवन यापन करने की सोच रहे हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साहब इसमें बुराई क्या है, हमें कुछ पहले जब एक केस था तो उसमें बात की तो भोपाल से एक बच्ची ने जो सब इसमें बुराई किया, अगर कोई किसी के साथ में हम एक दूसरे को समझने के लिए साथ में रह रहे हैं, कुछ लोग उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन क्या देखें इसमें कोई अट्रैक्शन या फिर बहकावा, या जैसे अभी सिंह साहब कह रहे हैं कि हमने अडॉप्ट कर लिया एक ऐसे कल्चर को जो हमारे समाज स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन अधकचरा माहौल बन गया। लेकिन एक मनोचिकित्सक की देखिए ना, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है कि आप किसी बंधन के अंदर बंधे बिना साथ रह रहे, मतलब या तो आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए तो आप है कि ठीक है कल को मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं इस बंधन से हट जाऊं। यही लिव इन रिलेशनशिप है कि आप एक साथ रह रहे हैं, आपके साथ आप इमोशनली भी अटैच हो रहे हो, आप फिजिकली भी अटैच हो रहे हो, पर हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कल को हम कभी भी इससे बैकआउट कर देते हैं। और जब यही मानसिकता जब पार्टनर्स के बीच में रहती है और बीच में फिर एक पार्टनर उसके ऊपर हावी हो जाता है कि नहीं मेरे को तो अब इसको शादी में कन्वर्ट करना है, या फिर मैं अब इसको स्टेबलाइज करना चाहती हूँ, या फिर मैं अब इस लेवल के नहीं रहना चाहती हूँ, कुछ भी हो, तो सेकेंड पार्टनर एकदम से बौखला जाता है। ये तो हमारी था ही नहीं, हमारा अरेंजमेंट था ही नहीं, हम तो सिर्फ विदाउट स्ट्रिंग्स, विदाउट किसी एक दूसरे से बंधे हुए एक साथ रह रहे। तो ये जब ये सब चीजें होती है तो कई बार ये सब, और ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि इन्हीं कारणों की वजह से पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उस पार्टनर ने सोचा कि इसको तो खत्म कर दिया जाए, और हत्याएं या इस तरीके के केसेस सामने आए, चाहे तो श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, चाहे फिर और दूसरी बात जैसे कि सर ने कहा है, एक तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से हत्या हुई क्योंकि बंधन नहीं था, हम बंधन में बंधना नहीं चाहते, बंधन में हमारे ऊपर समाज का कोई प्रेशर नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये लीगल है कि कोई भी किसी के साथ रहते हैं, पर जब हम शादी में रहते हैं उस रिलेशनशिप में आपके ऊपर समाज का बंधन है, आपके ऊपर आपके परिवार का बंधन है, आपके ऊपर अगर नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चे वगैरह होते हैं तो उनका बंधन है। तो एकदम से इंसान उस रिलेशनशिप से आसानी से नहीं निकलना चाहता क्योंकि उसको बहुत सारी जगह जवाब देना होता है। पर लिव इन रिलेशनशिप में उसके लिए किसी के लिए उसकी जवाबदेही नहीं है, मैं कभी भी इससे बाहर आ जाऊं, वहीं ये झगड़े का कारण होता है। और एक बात बताइए, जब आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट ही नहीं है, उसके साथ रहने का मतलब ही क्या है? आप उस पार्टनर पे इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मैं इसके साथ शादी कर लूं। तो जब वही ट्रस्ट नहीं है तो आगे का क्या? इसका मतलब तो सिर्फ आप उसके साथ इमोशनली भी अटैच नहीं है, आप सिर्फ फिजिकली अटैच्ड है, सिर्फ आप फिजिकल नीड्स के लिए आप उसके साथ रह रहे हैं या फाइनेंशियल नीड्स के लिए आप उसके साथ रह रहे हैं, जो कि भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि आप अपने पार्टनर या आप अपने उसके साथ इमोशनली अटैच हैं। जब तक इमोशंस नहीं है तब तक कोई बेस नहीं है। और दूसरा ये कारण घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, जैसा कि सर ने अभी कहा है, हम नेट पे देखते हैं
श्रद्धा मर्डर कांड हुआ, उसने टुकड़े कर फेंक दिए। इस केस में एग्जैक्टली यही है, इसी में भी उसी से लिया उसने। जैसे होता ना कि एक दूसरे इंस्पायर होते हैं, ये उसी केस से, श्रद्धा वाले केस से ही देखा कि कैसे क्या किया उसने। केस हुआ जिसने ये देखा कि अच्छा मर्डर करके टुकड़े करके बांट दे, उसने एक स्टेप आगे कि अच्छा मैं खून के दाग कैसे हटाऊं, ये नेट पे सर्च करा, नेट पे आसानी से मिल गया कि मैं खून के दाग कैसे हटाऊं। तीसरा ये अच्छा टुकड़े भी मिल जाते हैं, अब इसको क्या कुकर के अंदर उबालेंगे, उसके बाद इतना पीस देंगे कि उसको बिल्कुल कण कण, और वो भी मैं डॉग्स को खिला दूं कि कहीं टुकड़े भी ना मिले। हम मतलब ऐसा लग रहा है कि जिनके अंदर ये क्राइम माइंड है, जिनके अंदर ये क्रिमिनल मनोवृत्ति है, वो उसको एक कदम आगे और ले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज और ज्यादा खराब होता जा रहा है। हम समाज को क्या दे रहे हैं कि एक क्राइम उसको कैसे हम कैसे अपने आप को उस क्राइम को छुपाए, फिर उसको हर एक स्टेप और ज्यादा वहशी और ज्यादा भयानक बनता जा रहा है। जी ममता मैम, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहता है समाजशास्त्र, क्या वास्तव में, क्योंकि हमने पढ़ा कि किस तरह से संयुक्त परिवार और सारी चीजें चली आ रही थी, लेकिन अभी नाम मात्र के संयुक्त परिवार बचे हैं कहने को, क्या वास्तव में हमारे समाज को वापस उस रोल में जाना पड़ेगा, या फिर इंडिविजुअल फैमिलीज भी हैं, तो किस तरह से एक अलग तरह का हम समाजशास्त्र बनाने जा रहे हैं? क्या वास्तव में जो डेफिनेशंस और पहले की जो हिस्ट्री रही है समाज की, उस पर वापस से गौर करना चाहिए? जी योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो बदला हुआ रूप है हमारे समाज का, जो कि हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जो हमने बचपन से देखा है, जो हमारे रगों में है, जो हमारे खून में है। संयुक्त परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग जब घर में होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप सुरक्षित भी होते हैं क्योंकि आप अपनी बात भी बोल सकते हैं, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। आज ये जो एकल परिवार वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पाश्चात्य या मॉडर्नाइजेशन है, बट ये टाइम की नीड भी है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये उचित है या नहीं है, ये टाइम की नीड है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें हर कोई अब बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर आप पूरे इंसिडेंट्स को देखते हैं तो कई सारे सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल है कि जो महिला है उसकी ऐसी क्या इमोशनल या ऐसी क्या मजबूरी रही है कि वो एक लिव इन रिलेशन में रहने लगी है। तो जहां तक मैं मान रही हूँ, शायद वो अकेली थी, शायद उनके साथ परिवार का सपोर्ट नहीं था, अगर था भी तो आई थिंक उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग नहीं थी। सो यहाँ पर आता है कि जो हमारा परिवार है उसका रोल, ये मेरा छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है इससे, क्या लगता है कि चाहे एज कोई भी हो, मन बहक जाता है और एक अट्रैक्शन कहें इसको कि वास्तव में कोई मजबूरी कहें, क्योंकि कई बार मैं ऐसे भी देखता हूँ कि एक अट्रैक्शन होता है, मैरिड लाइफ है, अच्छी वाली जिंदगी चल रही है। मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ, राजेंद्र सिंह जी को मालूम है, किशनगढ़ का एक मामला था, बहुत ही सभ्य परिवार से रहने वाली लड़की, बहुत सेटल बिजनेस, अच्छा हस्बैंड उसका, और बहुत अच्छे से मतलब लाइफ चल रही, अपने हस्बैंड का बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर के मर्डर किया और गैस पे उनके चेहरे को पूरी तरह से भून दिया और उसके बाद में उन्होंने फेंक दिया। शायद अभी भी जेल की सलाखों में होंगी। तो इसे क्या कहेंगे, अट्रैक्शन या मजबूरी या फिर डिपेंडेंसी? नहीं, क्या इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हो रही। तो ये भी जो घटनाक्रम है, क्योंकि 32 साल की महिला मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझदार होंगे, जिंदगी के कई दौर देख भी चुके होंगे, हालात भी देख चुके होंगे, उसके बाद भी जैसे शेखावत साहब ने कहा कि एक 20 साल के गैप वाले किसी व्यक्ति से मैरिज करती हैं, वो उनके साथ रह रही हैं, उनको लिव इन में पार्टनर बनाती हैं। तो ऐसे घटनाओं को क्या कहेंगे, कि अट्रैक्शन कहें या उस सूझबूझ कहें, क्या इस तरह की घटनाओं को? अगर हम गौर से देखें तो आप जो श्रद्धा वाला मर्डर केस देखते हैं, शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल, तो उस टाइम जो मानसिकता होती है, जो माइंडसेट होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। जो अट्रैक्शन वाली बात है, आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल ऑन हर, बट इस केस में जो महिला है उनकी उम्र काफी तजुर्बे वाली उम्र है और मुझे नहीं लगता कि वो ना समझ रही होंगी। यहाँ जितना मैं समझ पा रही हूँ, शायद कोई उनकी मजबूरी रही है या कोई सहारा ढूंढ रही थी, ये मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन उम्र तो ऐसी नहीं थी, उसका तकाजा तो ऐसा नहीं था कि वो ना समझ रही होंगी या अट्रैक्ट हुई होंगी। हर उम्र पे एक अलग माइंडसेट होता है, इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती है। जैसे यंग बच्चे हैं, बहुत जल्दी आधुनिकता, जो टीवी सीरीज हैं या अपने पीयर प्रेशर मान लीजिए आप, उससे इंस्पायर होके इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। बट एक मिडिल एज लेडी अगर इस तरह का कुछ कर रही है, उन्होंने काफी दुनिया भी देखी होगी। यहाँ मेरा मानना है कि हो सकता है वो अकेली हो सकता है उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, तो वो एक सहारा तलाश कर रही थी। लेकिन यहीं पर जो भी इनके विक्टिम है, चाहे वो जो भी हों, यंग हैं या मिडिल एज हैं, तो उनसे जितना भी मैं महिला वर्ग से स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
आप सभी आज़ाद हैं, कानून आपको पूरा सपोर्ट करता है। हालांकि हमारा भारतीय समाज अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी कई खुले विचारों वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो खुलकर जीना चाहती हैं। बिंदास जिसे कहेंगे। यस, आप जिए, लेकिन आप अपनी जड़ें मत भूलें, आप अपने घर वालों के संपर्क में रहें, प्लस आपको खुद को भी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। एक फॉर द फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बहके नहीं, आप सोचें समझें, आगे पीछे देखें, क्या ये आदमी, मैं इसको जानती हूँ, कितने टाइम से आप उसको जानते हैं। और एक और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं। ये एक फर्स्ट इंसिडेंस नहीं रहा होगा कि तुरंत उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। हो सकता है उनके पहले भी तनाव रहे हों, आपस में लड़ाई झगड़े, तो वो एक टाइम होता है जब आपको स्टैंड ले लेना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, यू शुड लीव। बिल्कुल। सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं मान के चलता हूं कि कई बार ऐसे घटनाक्रम रहते हैं कि हालात कुछ ऐसे बन गए, झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, और आपने कई केस हिस्ट्री की वजह से मैं बताता हूं, बाद में उसने कहा कि साहब झगड़ा कुछ इस तरह से बढ़ गया था, मैंने मार दिया और इसकी डेथ हो गई, मुझे समझ में नहीं आया कि अभी क्या होगा। जैसे विद्याधर नगर में एक हुआ, उसने अपनी ताई के साथ में इस तरह से किया, उसने पाला पोसा कि मुझे मालूम नहीं था कि मर जाएगी, मारने के बाद में अब मुझे सबूत छुपाने के लिए सारे काम करने पड़े। तो कुछ इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं ऐसे घटनाओं में। योगेंद्र जी, क्या होता है, कई बार जो क्षणिक आवेश होता है ना, उसमें ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा होती है जिसमें आदमी हिंसक हो जाता है। जैसा आपने बोलो, एक काफी समय पहले सुना होगा तंदूर कांड, नैना सानी थी, वो जो सुशील शर्मा उसका हस्बैंड था, उसने नैना सानी को फोन करते हुए देखा, वो कहीं फोन कर रही थी तो वो आ गया। आते ही उसने, मतलब आप देखिए, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी और अचानक घटना हुई। उसने उसको कहा किससे फोन पे बात कर रही हो, तो उसने कहा किसी से नहीं, और उसने फोन रखा। फोन रखते ही उसने वापस उठाया सुशील ने, और वापस से उसको रीडायल किया, तो सीधा का सीधा उनके जो होटल में एक काम करने वाला जो था, कोई मैनेजर उसका फ़ोन था। तो उसने कहा कि तुमने झूठ कैसे बोली, और इस बात पे उनका झगड़ा हुआ और उसका मर्डर कर दिया, गोली चला के मारा उसको। अब उसके बाद लाश को ठिकाने करने की बात आई, तो उसने क्या किया, वो तंदूर में टुकड़े टुकड़े करके, आप देखिए, उसको डाला, घी डाला। वो तो एक बुढ़िया थी जो सो रही थी, जो उसको बदबू से लगा और उसने पुलिस को बुला लिया, तो मामला खुल गया। ये क्या, कई बार अचानक आवेश में इस तरह की घटनाएं होती है, और उसमें फिर अपने आप के बचाने के लिए वो फिर अपना ये टीवी वगैरह देख के, इंटरनेट वगैरह देख अब तो नेट है, उसमें लोग सर्च करना बचाव शुरू के कर देते हैं। रास्ते ढूंढता है। और रास्ते ढूंढने में तो ये है कि भाई इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। इसने एक नया प्रयोग किया कि इसको कुकर के अंदर उबाल दिया, उबाल के कुत्तों को खिलाने का तरीका इसने डिस्पोजल करने का कर दिया। तो ये मामला इस तरह से संवेदनशील, इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो इनमें ध्यान रखने की जो बात है वो ज़्यादा मैं समझता हूँ महिलाओं को है। महिलाओं को, जैसा अभी ममता जी ने भी कहा, कि अगर उनको ये लगता है कि ये मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैं लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ, वो वॉयलेंट किस्म का है, तो उसको सतर्क रहना चाहिए, और उसकी वॉयलेंस कितना है उसके अंदर, इसको आकलन करते रहना चाहिए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा हिंसक है, तो उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप कोई ऐसे बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, लिव इन में रह रहे हो, और एक बिल्कुल से एक लिव इन का मतलब सीधा से है कि आप एक कंप्रोमाइज करके आपकी लाइफ का पार्टनर बना रहे हैं। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, हो सकता है आर्थिक मजबूरी हो सकता है पारिवारिक मजबूरी हो सकता है कई बार ये नौकरियों की भी मजबूरी होती है। भाई किसी जगह रहना हो तो उसको रहने की जगह मिल जाती है, खाने पीने को मिल जाता है, साधन मिल जाते हैं, तो वो इस तरह के लोगों के साथ रहने लग जाती है। बिल्कुल। ममता मैम, हमने पढ़ा भी है समाज शास्त्र में, बहुत सारी मैरिज होती हैं, हम लिव इन को एक समझौता विवाह की तरह कह सकते हैं। ये एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि समझौता विवाह मैंने देखा नहीं है कहीं पे भी कि लाइफ पार्टनर आप किसी को बना रहे हैं, तो आई थिंक ये उसी पैटर्न का एक वो मान के चल सकते हैं। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज है, जो कि लोग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कुछ फायदे के लिए इसमें आते हैं। और ये हमारा भारतीय संस्कृति का पार्ट तो है ही नहीं। हमारे यहाँ से हमेशा से अरेंज मैरिजेस होती रही हैं, और उसमें एक, जैसा कि मैम ने अभी बताया, एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है समाज का, तो आप काफी हद तक सेफ होते हैं, आपको समझाने वाले, आपको रोकने टोकने वाले होते हैं। लेकिन ये जो लिव इन वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही
यंग लोगों ने आई थिंक एक शॉर्टकट मेथड जिसे हम बोलते हैं, अपने फायदे के लिए बिना कोई जिम्मेदारी का बोझ लिए हुए, ना किसी बंधन में बंधते हुए, अपनी सब तरह की इच्छाएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या आप मान लीजिए फन है, या एंड दे स्विच द पार्टनर्स ऑल्सो एट एट टाइम्स, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो ये एक बहुत ही बेहुदा सा, आई वुड से एक बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो मेरी समझ से तो बहुत बाहर है। आपको लगता है कि अभी कुछ जिस तरह की घटना पे घटना, देखिए कोई भी बच्ची या लड़का कोई भी होगा, वो एक विचार करता है कि ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं मैं भी कहीं उसमें तो नहीं, कहीं धोखे में तो नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा अन्याय हो। आपको लगता है कि इन घटनाओं के बाद में थोड़ा सा कुछ सोचने के लिए मजबूर होंगे? क्योंकि दंपति तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं उनको, एक ये कहेंगे लिव इन पार्टनर्स, तो सोचेंगे अभी कुछ इन घटनाओं के बाद में। बिल्कुल, और ये एक प्लेटफॉर्म है जो आज आपने प्रोवाइड किया है। आई शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है बच्चियों से, महिलाओं से, आप आज़ादी का पूरा एंजॉयमेंट करिए, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव फ्रीडम, लेकिन आप कभी भी अपना जीवन जो है वो आपकी प्रायोरिटी है, ना कि आपकी इच्छाएं, आपकी जो डिजायर्स हैं। आप सचेत रहें, आप पूरा जहां आपको लगे कि हाँ कुछ अजीब सा है, या मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या जो मेरा पार्टनर है वो मुझे सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, जो उम्मीदें लेके मैं इसके साथ आई हूँ वो मेरी पूरी नहीं हो रही, तो आई थिंक यू शुड टेक अ स्टेप बैक। जीवन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मैम आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है मनोचिकित्सा के हिसाब से कि कोई केमिकल माइंड में ऐसा बनता हो, या कुछ एक क्षणिक आवेश जिसे हम कहते हैं, अगर टाइम वो निकल जाता है तो आई थिंक लोग सोचते हैं कि मैं भी कुछ गुनाह कर बैठता। देखिए तो जैसा आपने बोला कि क्षणिक आवेश जिसको हम बोलते हैं, जैसा कि अभी इम्पल्स है, पर ऐसा नहीं है कि कभी भी इतना ज्यादा इम्पल्स आ जाए किसी के सडन, हाँ, कि आप किसी के सामने मर्डर कर दे। और दूसरा गुस्सा आता है, लोगों को गुस्सा आता है, लोग उस समय गुस्सा आएगा तो आपके पास जो चीज होगी आप उठा के फेंकोगे, ठीक है, या फिर आप हाथ उठाओगे, ठीक, या फिर आप उसको धक्का दे दोगे। दैट इज व्हाट, सामने जब कोई लड़ाई कर रहा होगा मिनिमम मैक्सिमम ये करेगा। पर किसी को मर्डर करना, इसका मतलब या तो आपने किसी बहुत भारी चीज से उसके ऊपर अटैक किया है, या धारदार चीज से अटैक किया है, या फिर गला उसका इस हद तक दबाया है कि उसकी सांस रुक जाए। तो ये सब मर्डर करना इतना आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर पीछे भी कहीं ना कहीं अगर हम बैक एनालिसिस करें तो ये सब चीजें पहले भी आ चुके हैं, ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक सडन केस आया होगा इसी दिन, ऐसा है पहले भी ऐसे केसेस आए होंगे, पहले भी इस व्यक्ति ने उसके ऊपर हाथ उठाया होगा या फिर इसको अब्यूज किया होगा, पर उस समय ये चेती नहीं, उस समय इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, फाइनेंशियल नीड भी हो सकती है, या फिर उसके घर से सपोर्ट नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है कि इंसान की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि मुझे कोई और प्यार नहीं करता, ये जैसा भी है यही मुझे प्यार करता है। इनफैक्ट कई बार लड़कियों की जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो कई बार लड़कियों को पता है कि ये रिलेशनशिप में हम जिससे हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है, बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, मेरे को अब्यूज करता है, बोलता भी अच्छा नहीं है, गाली गलौज भी करता है, पर हम इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आते क्योंकि हमारा माइंड नहीं आता है, या फिर हम बार बार इसी चीज के लिए देखते हैं, या फिर कोई और हमको प्यार नहीं करता क्या कि हम बहुत मोटे हैं या सुंदर नहीं दिखते, इसलिए ये जो भी है जैसा भी है मेरे को प्यार तो करता है, इसलिए अब्यूज मारने के बाद भी मैं इसी रिलेशनशिप में हूँ। प्लीज ऐसा नहीं है, आप बहुत स्पेशल हो, किसी और के लिए नहीं। हर महिला से मैं यही कहूंगी, आप बहुत खूबसूरत हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैरिज हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप हो, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे तो वो वर्बल है या चाहे फिजिकल है। डोमेस्टिक वायलेंस सारे रिलेशनशिप के लिए बहुत जहर है, इसलिए चाहे मैरिज है चाहे लिव इन है, आपको इसमें से बाहर आना होगा, स्टेप लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसका रिजल्ट एक ही निकलता है कि आप सूझबूझ के साथ में, आप समझदारी के साथ में, भावावेश में नहीं, आप अट्रैक्शन में नहीं, किसी लालच में नहीं, आपको आपकी जीवन संवारने का हक है और आप उसी तरह से सुंदर जीवन को सुंदर तरीके से जिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि लिव इन में आप क्यों रहना चाहती, आपकी चॉइस है, रहिए, बट आपको समझदारी से भी काम लेना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं। इसी वजह से विवाह को संस्कार में भी कहते हैं कि विवाह संस्कार के रूप में भी देखा जाता है। खैर, लेकिन इन घटनाओं को लेकर के समाज में चिंता का विषय जरूर पैदा हो जाता है कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पेरेंट्स चिंतित होते हैं। इसी वजह से हमने लाजमी समझा कि आज हमारे एक पैनल इस तरह का हो जो खुल करके चर्चा कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।